छत्तीसगढ़ की सियासत में पिछले कई महीनों से प्रधानमंत्री आवास का मुद्दा गर्म है। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि राज्य सरकार ने गरीबों को पीएम आवास से वंचित कर दिया है। केंद्र सरकार से राशि मिलने के बाद भी राज्यांश नहीं देने की वजह से गरीबों को पीएम आवास नहीं मिल पा रहा है। प्रदेश के 16 लाख से अधिक गरीब पीएम आवास से वंचित हैं। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ रही है। बुधवार को भाजपा ने पीएम आवास के मुद्दे पर बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। विधानसभा घेराव के माध्यम से हजारों हितग्राहियों को जुटाने का दावा किया गया। वहीं सदन में भी स्थगन के माध्यम से पीएम आवास के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष ने तीखे तेवर दिखाए। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, ब्रजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर समेत भाजपा के तमाम सदस्यों ने आरोप लगाया कि राज्यांश नहीं देने की वजह से गरीबों को पीएम आवास नहीं मिल पा रहा है। भीख नहीं, अधिकार चाहिए। प्रधानमंत्री आवास चाहिए। भीख नहीं, अधिकार चाहिए। प्रधानमंत्री आवास चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही हमार 70 जिला 35 जिला के बैठे हैं। उनका सबला जब का हितग्राही आए उमन ला मैं प्रणाम करता हूँ, कर अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता। भाजपा जहां पीएम आवास के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, वहीं कांग्रेस भाजपा के आंकड़ों पर ही सवाल उठा रही है। सीएम से लेकर कांग्रेस के तमाम नेता पूछ रहे हैं कि पीएम आवास को लेकर आखिर ये आंकड़े भाजपा के पास आए कहां से। पिछले 12 वर्षों से देश में जनगणना नहीं हुई है। कांग्रेस ने दावा किया कि पहले ही 700 करोड़ की राशि जारी की जा चुकी है। वर्ष 2023-24 के प्रस्तुत बजट में भी मकानों के निर्माण के लिए मुख्यमंत्री ने 3200 करोड़ की राशि का प्रावधान किया है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के साथियों से 2-3 सवाल करना चाहता हूं। भारत सरकार जनगणना नहीं करा रही है, तो हम सर्वे करा रहे हैं, इससे वो सहमत है कि नहीं? हितग्राहियों के सर्वे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और क्या नए जब सर्वे कराएंगे, नए हितग्राही आएंगे, उसको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि ब्रिजमोहन अजय जी कह रहे थे जनगणना के हिसाब से हो सकता है, राज्य सरकार नहीं करा सकती। तो 2012 साल से आपने जनगणना नहीं कराया, तो जो नए हितग्राही हैं उसको इसका लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ये दूसरा सवाल है। ये दो सवालों का वो जवाब दे दे। हमारे जो हम सर्वे करा रहे हैं उससे सहमत है कि नहीं, उसे समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं? क्योंकि उन गरीबों को भी मकान मिलना चाहिए। हमने तो ये स्थिति है। तो इसमें मैं तो स्पष्ट कहना चाहूँगा कि जो हम सर्वे करा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उसे समर्थन करती है कि नहीं करती है। दूसरी बात है वो सूची कब देंगे। फिलहाल मामले में कांग्रेस और भाजपा आमने सामने रहे, जहां भाजपा ने अपना शक्ति प्रदर्शन कर ये बताने की कोशिश की है कि भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री आवास बड़ा चुनावी मुद्दा रहेगा। हालांकि अब कांग्रेस सरकार ने इस मुद्दे पर सर्वे का दांव चला है। अगर केंद्र सरकार जनगणना नहीं कराती है तो भी प्रदेश में 1 अप्रैल से आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का सर्वे किया जाएगा, जहां बीजेपी आवास को बड़ा मुद्दा बनाना चाहती है। वहीं कांग्रेस ने इसके तोड़ के रूप में सर्वे से लोगों की नाराजगी कम करने की तैयारी की है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि पीएम आवास पर जारी ये सियासत कहां तक जाकर थमती है। IND24 के लिए रायपुर से कैमरामैन मनीष हरपाल के साथ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, गुवाहाटी छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ विधानसभा में गरीबों के आवास पर सत्ता और विपक्ष आमने सामने। दरअसल सियासत का ये मामला पिछले 12 वर्षों से चल रहा है, लेकिन अभी जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दाव खेला वो ये कि क्या जनगणना नहीं होगी तो नए हितग्राहियों को लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बीजेपी को इस मुद्दे पर उन्होंने टारगेट किया है। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा शुरू करने के पहले एक नज़र गोहार पॉइंट्स पर। आखिर कहां अटका है पीएम आवास का मामला? गरीबों को क्यों नहीं मिल पा रहा पीएम आवास?
पीएम आवास योजना पर क्यों नहीं थम रही सियासत? और अंतिम बिंदु है, आवास की सियासत में किसे मिलेगा जनता का साथ? तो ये सब महत्वपूर्ण मुद्दे जो जनता से जुड़े और चुनावी साल है, इसलिए गरीबों पर सबका फोकस है। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे मेहमान, कांग्रेस के प्रवक्ता सत्य प्रकाश सिंह, भाजपा के प्रवक्ता के.एस. चौहान और वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सत्य प्रकाश जी आपसे। कांग्रेस के पास सरकार है, लेकिन बीजेपी जो हमला कर रही है उसका तोड़ क्या है? हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि अगर जनगणना नहीं होगी तो क्या नए हितग्राहियों को लाभ नहीं मिलेगा। 1 अप्रैल से आपकी सरकार यानी भूपेश बघेल सरकार सर्वे भी करवा रही है और बीजेपी इस मुद्दे को जनता के बीच लेकर बनाना चाहती है। कांग्रेस इसमें किस ढंग से अपने आप को प्रस्तुत करेगी जनता के बीच में? क्या सिर्फ सर्वे एक वजह होगी या वो भाजपा पर आक्रमण भी करेगी? सत्य प्रकाश जी। देखिए जी राघवेंद्र, देखिए जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा 12 या 13 साल हो गए जनगणना ने। इन 12-13 साल में नए हितग्राही भी पात्र हुए होंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि भाई जो नए हितग्राही 12-13 साल में पात्र हुए होंगे उनको वंचित रखा जाए। तो हमारी सरकार का लक्ष्य ये है कि जो लाभार्थी हैं, जो एक्चुअल में जिनको लाभ मिलना चाहिए, जिनको घर मिलना चाहिए, वो छूटे ना, उनको इसका लाभ मिलना चाहिए, उसको वो घर मिलना चाहिए, पक्का मकान मिलना चाहिए, उसके सर पे छत होनी चाहिए। ये हमारे सरकार का सपना है और ये पूरा होगा। सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, देखिए बीजेपी कैसे भ्रम पैदा आती है। देखिए पिछले जब ये योजना लागू हुई, बीजेपी की सरकार थी, रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ बजट भाषण का, जब रमन सिंह जी का अंतिम बजट भाषण था उसकी कॉपी मेरे पास है, उसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि सिर्फ और सिर्फ 2,37,000 घर बना पाई है रमन सिंह की सरकार। जब से योजना लागू हुई, जब से रमन सिंह जी ने चालू किया, 2,37,000 घर बना चुकी। ठीक है, और उन्होंने कितने पैसे दिए? 272 करोड़ रुपए, सिर्फ और सिर्फ 272 करोड़। हमारी सरकार आई है, हमारी सरकार ने 4-4.5 सालों में 2,100 करोड़ रुपए दे चुकी है और अभी बजट में भी 3,000 से ऊपर करोड़ का प्रावधान है। और दूसरी बात, जब से सरकार हमारी बनी है 2018 से 13,26,000 घर हमको स्वीकृत हुए, जिसके अंदर ग्रामीण क्षेत्र में 10,57,000 और शहरी क्षेत्र में 2,69,000। हमने 8 लाख से ऊपर के ग्रामीण क्षेत्र बना दिए और शहर में 2 लाख से ऊपर बना दिए। इन्होंने शहरी क्षेत्र में सिर्फ 19,000 घर बनाए थे। तो हम तो तेजी से काम कर रहे हैं, मगर हमारा जो लक्ष्य ये है कि जो पात्र है उनको मिलना चाहिए, इसीलिए सर्वे की बात हो रही है। घर तो हमारे 70% घर बन चुके हैं। देखिए राघवेंद्र जी, मैं एक और बड़ी बात बोलना चाहूंगा। मेरे पास और भी एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में क्या कह रही है कि जो इनकी जहां सरकारें हैं, यूपी सरकार, उनका के लक्ष्य टारगेट से 28% हुआ है, एमपी सरकार 30% हुआ है, हरियाणा का तो बुरा हाल है 4%। तो अपने जहां पे इनकी सरकार है वहां का हाल तो पहले देखिए, छत्तीसगढ़ से बेहतर स्थिति में। सबसे बड़ी बात, तब भी इनको ये लग रहा है कि यहाँ पे घर नहीं बन रहे। अरे अपनी सरकार का तो पहले देखिए क्या लक्ष्य है। मोदी जी ने बोला था 2022 तक हम गरीब आदमी को मकान देंगे। अगर मान लीजिए, चलिए ठीक है, हम एक सेकंड में मान लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो टारगेट है वो पूरा नहीं हुआ है, तो बाकी पूरे भारत में हो गया क्या? 2022 तक में अगर लक्ष्य था गरीबों को आवाज देने का, तो बाकी जगह हो गया क्या? जहां इनके प्रदेश है वहां हो गया क्या? तो अपनी प्रदेशों को देख लीजिए, उस बेहतर स्थिति में हम तो फंड जब चाहिए तब देते हैं। जब यहाँ तक जब हमने नई स्वीकृति मांगी 2022-23 के लिए, तो केंद्र सरकार से स्वीकृति नहीं मिली। वहां पे 60% जहां बात आती है वहां मना कर देते हैं। तो बड़ी बात तो ये है ना कि ये नहीं चाहते गरीबों को आवास मिले। हम तो नए घर बना रहे हैं, हमने अभी भी 2 महीने पहले 800 करोड़ रुपए दिया है, तो इनका तो पैसे लेने के बाद भी स्वीकृति नहीं मिल रही। बात यहाँ ये सिर्फ और सिर्फ एक भ्रम फैलाने की स्थिति पैदा कर रहे हैं। इनके खुद के आंकड़े देखिए, इनके जो प्रवक्ता टीवी डिबेट्स में मेरे साथ बैठते हैं, कोई 8 लाख की बात करता है, कोई 16 लाख बोलता है, कोई 12 लाख बोलता है, तो इनके पास ये आंकड़े है कहाँ? जब जनगणना नहीं हुई है, कोई सर्वे नहीं हुआ, तो आपके पास ये आंकड़े आए कहां से? सबसे बड़ी बात और सबसे फर्जी वाली बात तो यही से निकलती है कि ये सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाने की राजनीति कर रहे हैं और ये सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग स्टंट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर इनको गरीबियों की चिंता है, गरीबी की चिंता है, तो महंगाई की बात क्यों नहीं करते? बेरोजगारी की बात क्यों नहीं करते? आज जो चाहिए बेरोजगारी पूरे देश में इतने चरम पे है, 35 साल के सबसे चरम पे, उसकी बात क्यों नहीं करते? पेट्रोल डीजल की बात क्यों नहीं करते? गैस सिलेंडर इतना हाई रेट, उसके बात क्यों नहीं करते? अगर गरीबों की चिंता है तो इसके ऊपर भी बात करनी चाहिए ना। मोदी जी के खिलाफ भी रैली निकालनी चाहिए इनको। तो उन्होंने 100 दिन में महंगाई कम करने की बात की थी, 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, तो उस पर पहले बात करें ना। चलिए ये पूछते हैं चुनाव आ गया तो चुनाव के.एस. चौहान जी, कांग्रेस की तैयारी जबरदस्त है, वो आंकड़े भी दे रहे हैं जो भाजपा शासित राज्य हैं, मध्य प्रदेश को भी शामिल किया, उत्तर प्रदेश को शामिल किया है, और उस हिसाब से छत्तीसगढ़ बहुत आगे है, न केवल आवास बनाने में बल्कि केंद्र सरकार को राज्य का हिस्सा देने में भी 2,100 करोड़ वो दे चुके हैं, 800 करोड़ रुपए और वो दे रहे हैं, लगभग 3,000 करोड़ का वो प्रावधान बता रहे हैं। तो कुल मिलाकर आंकड़ों के हिसाब से तो वो अभी जो उन्होंने बात की सत्यप्रकाश जी ने, दमदार है। आपका इस पर जवाब क्या है? रघुवेंद्र जी, इस जो राज्यों में एक राज्य और जोड़ देते, जो है राजस्थान, वहां पर कांग्रेस की सरकार है और वो
पीएम आवास किस हिसाब से दे रही है, तो 2011-12 के सर्वे के हिसाब से दे रही है। जब 2016 में ये स्कीम लॉन्च हुई थी तो उसके हिसाब से 2011-12 के हिसाब से पूरे भारत में पीएम आवास का आवंटन हो रहा है 2011-12 के हिसाब से। इकलौता एक ऐसा प्रदेश है जो ये बोल रहा है कि फिर से सर्वे कराइए उसके बाद देंगे। इसका मतलब पूरा का पूरा जनता को समझ में आता है कि ये क्या हो रहा है। कोई बेवकूफ नहीं है, जनता बच्ची नहीं है। हर एक इंसान को समझ में आता है कि आप कौन सी क्या बहाना मार रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। कभी बोलते हैं हम इतना पैसा दे चुके हैं, कभी बोलते हैं इतना पैसा। एक सरकारी आंकड़े बताते हैं कि आपने अपना 40% राज्यांश नहीं दिया है, जिसके कारण 60% राज्यांश चले गया। और वो 60% जो राज्यांश गया वो छत्तीसगढ़ की जनता के लिए था, उनके छठों के लिए था। चौहान साहब बीच में मेरा एक सवाल है। जो राज्यांश आप बता रहे हैं कि इन्होंने कम दिया है इसलिए केंद्र सरकार का 60% राज्यांश वापस चला गया, लेकिन उन्होंने दो आंकड़े भी दिए हैं कि 2100 करोड़ रुपए हमने जमा किए, 800 करोड़ रुपए और कुल मिला के 3000 करोड़ रुपए। और जब रमन सिंह की सरकार थी तब 260 करोड़ के आसपास आपने पैसा दिया था। तो 3000 करोड़ का जो आंकड़ा है छत्तीसगढ़ सरकार का, वो भी एक बड़ा आंकड़ा है। 3000 करोड़ रुपए कम नहीं होते हैं। और दूसरा जो उनका सवाल है वो ये कि आप 16 लाख का फिगर लेकर आ गए, ये कहां से आ गया? कोई सर्वे आपने कराया क्या? ये दो मुद्दे खास है जिस पर आपके जवाब चाहेंगे। मैं बता रहा हूं आपको कि उस समय जो रेट था वो कम था और केंद्रांश का जो परसेंटेज था वो ज्यादा था, और उसके हिसाब से जो पैसा वहां पर लग रहा था, जब राज्यांश का पूरा पैसा रमन सरकार की उसमें जमा हुआ, ठीक है, राज्यांश का पूरा पैसा जमा हुआ तभी तो केंद्रांश का पैसा यूटिलाइज हुआ। वहां पर केंद्रांश का जब रमन सिंह जी की सरकार थी तो केंद्रांश का पैसा वापस तो नहीं चले गया था। अब यहां पर आ जाइए तो यहां पर आपने पूरा पैसा जमा नहीं किया है, इस वजह से केंद्रांश का पैसा वापस चले गया। ये सब सिस्टम के हिसाब से है, ना ही तो मतलब ये किसी के बोलने से आप 1 रुपया अगर कम देंगे तो भी राज्यांश का पैसा चले जाएगा, और पूरा पैसा जमा कराएंगे समय सीमा तक तो वो यूटिलाइज हो पाएगा। आपने जमा नहीं कराया, आपने सरकारी आंकड़े जो बोलते हैं तो 2021-22 और 2023 में आपने जीरो आवंटित किया है, जीरो दिया है। उसके पहले 1 साल पहले आपने 11,000 दिया था। आपके पास भी वो आंकड़े आए होंगे रघुवेंद्र जी। और सबसे मेन बात ये है कि जो 90% जमा पूरा हो गया था रमन सिंह जी की सरकार ने, जो 90% 75,000 घर फ्लैट जो पूरे हो चुके थे 90%, वो 10% रोक के रखा रहा, उसको बनवाया नहीं उन्होंने। उसके बाद धीरे धीरे पैसा करके बनवाया, उसको भी काउंट कर रहे हैं। नए को तो आपने लाया ही नहीं, नए जिसका 40%। चलिए मैं पूछता हूँ, थोड़ी सी आंकड़ों की बाजीगरी जरा उलझी हुई है, थोड़ा सा इसमें उलझा। मैं लौटूंगा आपके पास, मैं लौटूंगा। गंगेश जी से पूछे थे। गंगेश जी, ये जो आंकड़े हैं बीजेपी और कांग्रेस की अपनी जगह है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर आपको क्या नजर आता है? सरकार सही है या विपक्ष के हमले ठीक है? क्या लगता है आपको एक पत्रकार के नाते? देखिए, कोरोना काल में निश्चित तौर पर पीएम आवास योजना डिले हुई थी, इसमें कोई दो बात नहीं है। और इसी का परिणाम रहा था कि टीएस सिंहदेव जो उस समय ग्राम पंचायत विभाग के मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अधिकारी की बात उनके हिसाब से नहीं सुन रहे थे, जो उनके इस्तीफा था उसमें इस बात का उल्लेख था। लेकिन उसके बाद से लगभग साल भर से लगातार इसमें राज्य सरकार अपडेट कर रही है। और इस बार खासतौर पर जब से चुनावी मोड में भाजपा आई है, उन्होंने इसको एक बड़ा इश्यू बनाया है और इनका पूरा सर्वे हुआ है और गांव-गांव जाकर लोगों से आवेदन ले रहे हैं। और इनका दावा है कि करीब 7-8 लाख आवेदन इन्होंने जमा कर लिए, लेकिन ये आवेदन अभी तक इन्होंने सरकार को दिए नहीं है। अगर इन्होंने आवेदन लिया है तो आवेदन को सरकार तक पहुंचना भी चाहिए, तब तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल, पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस भी समझ रही है इस चीज को और वो भी पॉलिटिक्स को समझ रही है, इसलिए वो भी सर्वे की बात कर रही है। अभी तक मेरा कहना है कि 2011 के जो आंकड़े हैं, उनके इतने मकान तो पहले बना के कितने गरीबों को दे दें तो यहाँ के एक बहुसंख्यक बहुत बड़े वर्ग का भला हो जाएगा। उसका नया सर्वे करने कोई बुराई नहीं है, उसमें नया सर्वे करके जो नए हितग्राही है उनको ही मकान बना के दे दे, उसका प्रस्ताव भेज दे सरकार को। लेकिन हाँ,
केंद्र सरकार उसको कैसे एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि अभी तक का जो आंकड़ा चल रहा है वो 2011 के हिसाब से केंद्र सरकार कर रही है, और 60% अंश जो है केंद्र से आने हैं, 40% राज्य का लगता है। तो राज्य सरकार बिना केंद्र सरकार के सहयोग के ये मकान बना नहीं सकती, यानी साझा कार्यक्रम है। तो इस कार्यक्रम को बजाय उलझाने के लिए दोनों ही पार्टियों को, चाहे केंद्र वाली हो या प्रदेश में कांग्रेस की हो, दोनों पार्टी को मिल बैठ के आपस में सामंजस्य बना के, क्योंकि मामला गरीबों का है, गरीबों के मकान का है, अगर दोनों ही पार्टियों को मन में सच्चे मन से है इच्छा शक्ति कि गरीबों को वास्तव में बाकी पक्के मकान मिलने चाहिए, तो दोनों पार्टियों को बजाय इसमें राजनीति करने के साझा कार्यक्रम बनाना चाहिए, आपस में सामंजस्य बना के इस पर तेजी से काम आगे बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल गंगेश जी, लेकिन मिलकर काम करेंगे तो मिलकर वोट थोड़ी मिलेंगे। अगर मिलजुल कर दोनों पार्टियां बीजेपी कांग्रेस काम कर लेंगी और गरीबों को आवास मिल जाएंगे, तो फिर गरीब वोट किसको करेगा और कौन किसको वोट मांगेगा? तो यहाँ मामला चुनावी साल है, वोट का भी है, लेकिन वोट अपनी जगह है, मिलकर काम करना एक बड़ी बात है। मैं सिर्फ चर्चा में थोड़ा सा विषय से अलग हट के एक एग्जाम्पल कोट कर रहा हूँ कि नागालैंड में जो सरकार बनी है, वो सरकार ऐसी है कि चुनाव के पहले सब लोग लड़े थे आपस में, लेकिन अब जो सरकार उसमें प्रतिपक्ष नहीं है, सारे दल मिलकर सरकार बनाए हुए वहां। तो ये पहला राज्य है देश में जहां इलेक्शन तो लड़ा सबने आपस में एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन जब नतीजे आ गए तो सबने मिलकर सरकार बनाई है, प्रतिपक्ष ने भी समर्थन दिया है। और अभी ये तय नहीं है वहां की प्रतिपक्ष के लोग भी सरकार में शामिल होंगे कि नहीं, लेकिन सरकार को समर्थन दिया, यानी वहां विपक्ष नहीं है, सबने कहा कि मिलकर हम राज्य का विकास करेंगे। बीजेपी भी उसमें शामिल है, एनसीपी जो शरद पवार की पार्टी है उनको वो भी समर्थन दे रही है, लेकिन ये पता नहीं कि वो बाहर से समर्थन देंगे कि सरकार में शामिल होंगे। आपने कहा कि छत्तीसगढ़ में दोनों पार्टियां मिल जाएं और गरीबों के हित में कम से कम मकान तो बांटे। सत्यप्रकाश जी, गंगेश जी का सुझाव है राजनीति अपनी जगह, चुनाव में वोट मिलेंगे, कभी आपको मिलेंगे कभी बीजेपी को मिलेंगे, लेकिन जो मकान बन गए हैं, जो गरीब जिनको छत चाहिए, मिलजुल कर आप काम करेंगे तो केंद्र सरकार भी आपकी बात मानेगी, क्योंकि आपके साथ अगर भाजपा जुड़ जाएगी तो छत्तीसगढ़ के गरीबों का लाभ होगा। आपकी इसमें राय? देखिए राघवेंद्र जी, गंगेश जी का जो सुझाव है स्वागत योग्य है, उसमें कोई दो राय नहीं है, मगर देखिए यहाँ पे अगर राजनीति की बात कीजिए तो भाजपा शुरू से राजनीति कर रही है। देखिए 2018 से अगर मैं बात करूं, भाई हम तो केंद्र सरकार के साथ लेके चलना चाहते हैं। केंद्र जो भी एक फेडरल स्ट्रक्चर के तहत आप बात करेंगे तो केंद्र जो है वो आपका गार्जियन है, हर स्टेट का, भारत में जितने भी प्रदेश है उसका एक गार्जियन है। मगर जब से 2018 से आप बात कीजिए, जब से यहाँ कांग्रेस की सरकार आई, धान के समर्थन मूल्य की बात कर लीजिए, वो ओपीएस की बात कर लीजिए, कोल रॉयल्टी की बात कर लीजिए, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसमें केंद्र समर्थन नहीं दिया। हम तो बल्कि केंद्र के समर्थन के लिए तैयार है, हम तो चाहते केंद्र समर्थन करे, तभी तो प्रदेश का विकास होगा, तब देश का विकास होगा। मगर केंद्र ने हमेशा अड़चन पैदा की है। आप आरक्षण का मामला देख लीजिए, किस हिसाब से राजभवन ने उसको टका रखा है। अब उसके बाद ईडीआईटी की बात कर लीजिए, विपक्षी दलों पे कैसे भेजते ईडीआईटी, छत्तीसगढ़ में तो अभी चुनाव तक चलेंगे ईडीआईटी ग्रेड। तो केंद्र सरकार ही हमेशा राजनीति करती। गरीबों की जहाँ हित की बात आ रही है, प्रधानमंत्री आवास की बात है, उसमें भी आप देखिए राजनीति कहाँ से शुरू हुई है। हम तो भाई घर बना रहे हैं, हम सर्वे की बात कर रहे हैं, लेकिन जिनको मिलना चाहिए लाभ, सत्यप्रकाश जी, अगर 10-12 साल में निकले, सत्यप्रकाश जी, केंद्र आपकी मदद तब करेगा जब राज्य में भाजपा को आप साथ में लेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार तो बीजेपी को देखेगी ना राज्य में। अगर आप आपस में लड़ेंगे तो फिर केंद्र तो आपको मदद नहीं करेगा। मैं बता रहा हूँ, देखिए मैं मुख्यमंत्री जी की बात बता रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी तो बोलते हैं यहाँ के आम जनता हो चाहे यहाँ पे विपक्षी दल हो, कोई भी मुख्यमंत्री के पास जाके, कोई भी सरकार के पास जाकर सुझाव दे सकता है कि प्रदेश को कैसे आगे लेके जाना, प्रदेश विकास के लिए कुछ सुझाव है। मैं पूछ लेता हूं, हमेशा बोलते हैं, मगर एक भी बीजेपी का नेता कर गया और कोई सुझाव लेके, कोई बात लेके, कोई गरीबों की बात लेके, या जैसे आरक्षण का मामला में एक उदाहरण देना चाहता हूँ, कोई भी प्रदेश का यहाँ बीजेपी के नेता कोई गया होगा राजभवन के यहाँ साक्षी उसको हो जाए, नहीं हुआ, तो वो राजनीति तो वहां चल रही ना। मुख्यमंत्री तो हमेशा बोलते हैं, चलिए मैं पूछता हूँ, एक छोटी कोई भी जनता हो या और बीजेपी के नेता हो, कोई भी आके सुझाव दे सकता है। मुख्यमंत्री जी तो एकदम खुले दिमाग के बैठे हुए। के चौहान जी, भूपेश बघेल जी आपकी मदद मांगने के लिए तैयार हैं, आपसे कहते भी है कि सुझाव दीजिए, लेकिन आप लोग गरीबों के हित में नहीं आते, ऐसा उनको लगता है। क्या वजह है? राज्य के हित में जैसा गंगेश जी ने सुझाव दिया है कि मिलजुल कर आप काम करेंगे तो कम से कम जो मकान है वो गरीबों को बढ़ जाएंगे, और लड़ाई आप लड़ते रहिए, वोट आपको मिलेंगे जब आप काम करेंगे। तो ऐसा कोई रास्ता निकल सकता है क्या? राघवेंद्र जी, समाज न्याय से चलता है, और न्याय क्या बोलता है कि संविधान के हिसाब से चलिए। अगर संविधान के हिसाब से इन्होंने राज्यांश पटा दिया रहता, जो आप ये 21 करोड़ रुपए और 3000 करोड़ की बात कर रहे हैं आज, तो अगर वो उनका पूरा राज्यांश यहाँ पर जमा हो गया रहता तो क्या केंद्र सरकार अपना राज्यांश नहीं देती? सबसे मेन बात ये है, आपके कारण क्या राज्यांश आपने नहीं भरा था पूरा समय सीमा तक,
उसके कारण ही केंद्र का राज्यांश गया कि नहीं गया, ये सबसे मेन बात है। और इसी के कारण ये जो आवास है वो नहीं बन पाया। आवास आप क्यों नहीं बना पाते, उसके लिए एक राजनीतिकरण है। उसके लिए राजनीतिकरण किया गया है कि अगर आप आवास बनाएंगे तो उसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। इनकी ऐसी सोच है, चौहान साहब, ऐसी सोच है। चौहान साहब एक सिर्फ जरा सा मेन बात ये, सत्य प्रकाश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, आपकी अनुमति है उनको? नहीं, अनुमति है, लेकिन क्या है कि सत्य प्रकाश जी ना जो अभी जो मुद्दा चल रहा है उस पे हट के ईडी पे चले जाते हैं, दूसरे पे चले जाते हैं। सबसे मेन बात ये मुद्दे पर ही बात करेंगे, हमारे पास होता है। मैं मुद्दे पे बोलूंगा, राघवेंद्र जी देखिए, राघवेंद्र जी जैसे चौहान जी राज्यांश की बात कर रहे हैं, मैंने पहले भी जल्दी से बात पूरी करिए आप सत्य प्रकाश जी। हाँ जी, चौहान जी को मैं बोलना चाहूंगा, जब मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट चालू किया तभी मैंने बोला था कि राज्य सरकार ने अपना राज्यांश दिया है, पहली बात, और हम आगे भी दे रहे हैं, हमने प्रावधान किया है। चलिए आगे आपकी बात आ गई। अभी देखिए चौहान साहब एक बात, राघवेंद्र जी जैसे आपने बोला राजनीति, देखिए आपने उससे क्या पूछा कि ऐसे साथ में चल सकते हैं, गरीबों के लिए काम कर सकते हैं, मगर उन्होंने उसमें भी राजनीति शुरू कर दी। मैं यही बताना चाह रहा था। चलिए यहाँ पे उन्होंने इसका जवाब दिया कि कांग्रेस पार्टी का जनता देख रही है, जनता को तय करने दीजिए। चौहान साहब बात पूरी करें। रघुवेंद्र जी, मैं आपको सिर्फ इतना बोलना चाह रहा था कि संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से सभी चीजें चलती है। जैसे 29 राज्य चल रहे हैं वैसे 30वां भी राज्य चल रहा है। वैसे ही जो रूल्स दूसरे राज्यों के लिए, वही रूल छत्तीसगढ़ के लिए भी है। छत्तीसगढ़ का अगर पैसा आ गया रहता समय सीमा तक, तो यहाँ पर लोगों के आवास बनना चालू हो गए रहते, उनको आवंटित हो गए। चलिए एक सवाल चौहान साहब, एक सवाल, क्या मिलकर गरीबों के मुद्दे पर आप केंद्र से बात कर सकते हैं, राज्य सरकार और विपक्ष मिलकर? एक लाइन में उत्तर। देखिए मैं ये बोल रहा हूं कि जो हमारे सांसद हैं वो तो अपने हिसाब से यहाँ पर 60% भेज ही रहे हैं ना। अगर राज्यांश यहाँ पर आ गया हो और केंद्रांश ना आया हो तो आप हमारे को बोलिए, केंद्रांश तो आगे जा चुका। गंगेश जी के कारण, गंगेश जी आपकी अंतिम टिप्पणी, आपने आक्रोश जो है जी, हमने तो दे दिया चौहान जी, क्यों आप भ्रम फैला रहे हैं? हमने तो पूरा पैसा दिया है। गंगेश जी आपकी अंतिम टिप्पणी पर आपने कांग्रेस को सुना, भाजपा को सुना, और ग्राउंड जीरो की जो हकीकत उससे आप वाकिफ हैं। क्या लगता है ये मामला सुलझेगा, गरीबों का हित होगा, या ये बीजेपी कांग्रेस के झगड़े चलते रहेंगे और गरीब इसमें निपटता रहेगा? आपकी राय? देखिए, ये जो मुद्दा एक्चुअली बन गया है पॉलिटिकल मुद्दा, और ये मामला पूरा चुनाव तक ऐसे ही चलता रहेगा। तो भाजपा ने जो प्रदर्शन किया है, बहुत जबरदस्त प्रदर्शन हुआ, विधानसभा घेराव के इन्होंने, और इसको लेके इसके पहले भी हो चुका है। लगातार लोग गांव में घूम के लोगों के बीच जाके बोल रहे हैं, भाजपा के कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि आप हमको आवेदन दीजिए, जब हमारी सरकार आएगी तो हम इसको पूरा करेंगे, ये वादा भी कर रहे हैं। तो ये कुल मिला के मामला पॉलिटिकल हो गया है और वोट की राजनीति इसमें आ गई है। तो मुझे लगता है कि चुनाव तक मामला ऐसे ही चलता रहेगा, और मुझे लगता है इससे ज्यादा गरीबों का भला होने वाला है। बिल्कुल। और तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि मामला चुनावी मोड पर है, और कोई भी दल नहीं चाहेगा कि गरीबों को फायदा इस बिना पर मिले कि दूसरी पार्टी को इसका श्रेय मिल जाए। तो श्रेय की लड़ाई है, जो इस मामले को सुलझाएगा वोट उसके खाते में जाएंगे, ऐसा दोनों दल मान के चल रहे हैं। अब देखते हैं चुनाव के पहले इस मामले का क्या, इस समस्या का क्या निदान निकलता है। तो कुल मिलाकर उम्मीद करते हैं कि विधानसभा में चाहे जो विवाद हो, तकरार हो, लेकिन गरीबों को आवास मिले, ऐसी उम्मीद करनी चाहिए, क्योंकि दोनों पार्टियां जनता के हित में राजनीति कर रही है, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। तो गौर छत्तीसगढ़ में आज सिर्फ इतना ही। तीनों मेहमानों को मैं धन्यवाद करूंगा, गंगेश जी आपका भी, के चौहान आपका भी, और सत्य प्रकाश जी आपका बहुत बहुत साधुवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।